हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू? कैसे आप सभी? मैं मोहित एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हम एग्जामपुर कलम से क्रांति की ओर। कैसे आप दोस्तों, साथियों, प्यारे भाई और बहनों? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, घर पे होंगे, सेफ होंगे, अपने अपने घर वालों का सभी का आप ध्यान रख रहे होंगे। चलिए तो सेशन को आगे बढ़ाते हैं। आप जल्दी से बता दीजिएगा कि कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके लिए लगा देते। तो 1 मिनट मेरे हथियार रह गए, मैं और उनको ले लेता हूँ। ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर लगा रहा हूँ। पहला सवाल आज की क्लास का। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देख के बताना कि इस क्वेश्चन का आंसर आप क्या करेंगे। इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, ध्यान से देख के बताओ। ध्यान से देख के बताना मेरे भाई। चलिए चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करेंगे। यहां पे आपको दिखाई दे रहा है, यदि 123 गुना 356 की वैल्यू हो 437 88, तो आपसे जानना चाहता है 1.23 गुना 0.356 का मान क्या होगा। आप इस तरीके के सवाल में बिना पेन चलाए काम करेंगे। और कैसे काम करेंगे इस चीज को ध्यान से देखिए। आप मुझे बताइए, कुछ भी बदला है क्या? ये संख्या वही है, ये भी वही संख्या है। बात दशमलव की करें, दशमलव का काम सिर्फ लगने का होता है। अब देख लीजिए कितने अंकों पे दशमलव लगेगा। इधर से 3 और 2 5 अंकों पे दशमलव। ये रहा, क्वेश्चन खत्म। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। मतलब सिर्फ आपको 5 अंकों पे दशमलव लगाना है, कहीं भी कुछ भी कैलकुलेशन का काम आपको नहीं है। खत्म सवाल है, मिट्टी डालिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाता है भैया 2। आप इस सवाल को देख के बताओ आप इसे कैसे करेंगे। बताइए, आ रहे हैं? ओके, ठीक है। देखिए, इस तरीके के सवाल पे आप दो तरीके से काम कर सकते हैं। पहला, आपको जैसा इसका वर्गमूल निकालना है, 3249 का वर्गमूल। इसका वर्गमूल होगा क्या? ठीक है, आप ध्यान से देखिए। अगर इस क्वेश्चन के आंसर की मैं बात करता हूं, सबसे पहले ये देखिए, अगर मैं यहां पे 60 को ले लेता हूं, 63 को आप 60 के ऊपर लेके चलिए। अगर मैं 60 के वर्ग की बात करता हूं तो यही 3600 होता है कि नहीं होता है? जब 60 का वर्ग ही 3600 होता है तो 3249 तो बहुत ही कम है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये तो कभी भी नहीं बनेगा और ये भी कभी भी नहीं बनेगा। बात समझ में आ रही? क्योंकि 60 का वर्ग ही इससे ज्यादा होता है, तो 63 के और 67 के तो वर्ग भी बहुत ज्यादा हो जाएंगे। अगर मैं इसको बात करूं तो लगभग, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं, आप यहां पे 59 के वर्ग की बात करें, या फिर मैं कहूं 59 के वर्ग को अगर हम करते हैं तो आपको पता है 59 गुना 59, इकाई का अंक क्या होगा? 1 होगा। और यहां पे इकाई का अंक कितना आ रहा है? 9। तो ये भी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं बनेगा। अगर मैं इसको भी आंसर मान लेता तो ये भी नहीं बनेगा, क्योंकि 9 गुना 9, इकाई का अंक क्या आ रहा है? 1। तो केवल आंसर यही बचा इस क्वेश्चन का आंसर। इकाई अंक भी आपको पता है कि 9 आएगा। कर लेंगे। दूसरा तरीका क्या है? आखिरी के 2 अंकों को आप पेयर बना लीजिए, आखिरी के 2 अंकों को, और आप इससे चेक करिए कि ऐसी कौन सी संख्या है और उसमें इकाई का अंक ऐसा होना चाहिए जिसे वर्ग करने पर, ऐसी कौन सी संख्या है जिसे वर्ग करने पर हमारा इकाई का अंक 9 आएगा। तो आप कहेंगे सर जो भी संख्या हम वर्ग कर रहे हैं उसमें इकाई का अंक या तो 7 होगा या 3 होगा। ठीक है, तो आप देख लीजिए, जिस संख्या को हम वर्ग कर रहे हैं उसमें इकाई का अंक 7 और 3 होना चाहिए, तभी हमें 9 मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं 32। 32 किन 2 संख्या के वर्गों के बीच में आता है? आप कहेंगे सर 5 और 6, दोनों को गुना करिए, कितना हुआ? 30। 30 जो है 32 से क्या है? छोटा। तो 32 से छोटा है, यानी कि 32 हमारा क्या है? बड़ा। इस संख्या से इसकी कंपेयर कराई तो हमें पता चल गया कि 32 बड़ा है। अगर बड़ा है तो बड़े वाली वैल्यू ले लीजिए, किसके साथ?
इसके साथ, 5 और 7 इस क्वेश्चन का आंसर है। एक ये तरीका है। तो हमेशा छोटे वाले के साथ में यही दिक्कत थी कि हमें कौन सा आएगा, और वो प्रॉब्लम कैसे सोल्व होगी। 5 जैसे यहाँ पे, उससे अगली वाली संख्या कौन सी है 6, दोनों की गुना करेंगे और इससे कम है। अगर ये आपका जिससे कंपेयर करा रहे हैं अगर ज्यादा है तो ज्यादा वाली वैल्यू ले लो, अगर कम आता तो कम वाली वैल्यू। ठीक है, तो हमारा बड़ा आया, इससे बड़ा आया तो बड़े वाली वैल्यू ले लो, किसके साथ में, छोटे वाले के साथ, यानी कि 5 के साथ में 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तरीका आपके दोनों बेस्ट है, दोनों में से कोई सा भी एक लगा लीजिएगा। अब आप मुझे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताएंगे। ये देखिए ये सवाल कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर जरा देना जल्दी से, इस क्वेश्चन का आंसर ध्यान से देख के बताना। बताइए, कर लेंगे। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ध्यान से देखते रहना। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, दो संख्याओं का लैस है 48, कितना है बच्चा 48 है। दो संख्याओं का एलसीएम कितना है 48 है। दोनों संख्याओं का अनुपात है 1:2/3। तो संख्याओं का योग क्या होगा ये जानना चाहता है। देखिए अगर मैं दोनों संख्याओं की बात करूं तो रेशियो कितना दिया गया है मेरे भाई, दोनों संख्याओं का अनुपात है 1:2/3। क्या मैं इसे 3:2 कह सकता हूं, आप इसकी मल्टीप्लाई यहां करिए तो अनुपात हो जाएगा 3:2। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि ये दो संख्याएं हैं, इनका एलसीएम क्या होगा, तो आप कहेंगे सर इन दोनों का एलसीएम होगा 3 × 2 6, और 6 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है 48 के बराबर। तो 1 यूनिट किसके बराबर होगी 8 के। अब मैं आपसे पूछता हूं दोनों संख्याओं का योग, तो हमारे हिसाब से योग क्या होगा 3 और 2 5, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 का मतलब 8 तो 5 का मतलब 40। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 40। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा भाई 40। बताइए कोई दिक्कत है क्या, कर लेंगे, आसान है, सही है। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दिया जाए, बिल्कुल सही। इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 40। ध्यान से देखते रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 4, क्वेश्चन नंबर 4 को बताना अब इसे कैसे करेंगे, ध्यान से देख के बताओ। देखिए अगर इस क्वेश्चन को सोल्व करें तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे। देखिए आपसे पूछा गया बंटन का माध्य ज्ञात करिए, फाइंड द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। अगर मैं बात करूं माध्य क्या होता है, माध्य होता है आपका औसत, यानी कि आपको यहां पे मीन निकालना है, औसत निकालना है। औसत कैसे निकालते हैं, आप सभी को पहले तो जोड़िए, सभी को जोड़ के बताओ कितना आ रहा है ना। तो देखिए 250 में 100 जोड़ेंगे 350, 350 तो ये मैं सीधा सीधा लिख लेता हूं एक बार, ठीक है। और 130 में 90 जोड़ेंगे 220, और 245 मैं 245 भी लिख लेता हूं मेरे भाई, और साथ में 77 भी है। और इसे भाग किससे देंगे, अगर मुझे मीन निकालना है तो मैं इसे भाग दूंगा किससे, जितनी संख्या है, 3 और 3 6 संख्या है तो 6 से भाग दूंगा। टोटल ऐड करिए 7 और 5 12, 1 7 4 11, और 1 12 और 5 17, 1 3 2 5 और 1 6, 672 को 6 से भाग दीजिए, 6 कम 6 6 कम 6 6 दूनी 12। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 112। तो देख लीजिए अगर आपका क्वेश्चन कभी भी माध्य के लिए आता है, आपसे पूछा जाए मीन बताइए, तो आप इसे बड़े आसानी से कर सकते हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे आंसर भी कर रहे हैं। सभी संख्याओं को जोड़ के कुल संख्याओं से भाग दे दीजिए तो आंसर हो जाएगा 112। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर देना, ये बताना ये कैसे करेंगे। आप इसे ध्यान से देख के बताओ, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताना, ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। हाँ सभी का आ रहा है, बिल्कुल सही है। बिल्कुल, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, ध्यान से देख के बताना इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए सबसे पहले तो आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए इस तरीके से, ये कितना हो जाएगा 7a + 28, 7 चुके 28 हो गया 28, 5a -
10, इसे इस साइड भेज दीजिए, इधर भेज दीजिए तो क्या होगा 38, और आप इसे इधर भेज दीजिए तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा भाई माइनस का 2a, 5a में से 7a जाएगा तो माइनस का 2a, तो माइनस का 2a बराबर कितना हुआ 38, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस के 19। तो इस क्वेश्चन का आंसर जितने बच्चे माइनस का 19 कर रहे हैं बिल्कुल सही है। बाकी आप देख लीजिए आंसर कितना होगा, माइनस के 19 होगा। अभी देख लेते हैं नीचे का सॉल्यूशन, आपको दिख जाएगा माइनस के 19। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6 क्या आपसे कहना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 6 को बताना, आपका क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहना चाहता है, इस चीज को ध्यान से देख के बताओ। ध्यान से देख के बताना इस क्वेश्चन का आंसर, जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी से करना है। चलिए ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, ध्यान से देखना। किसी संख्या के 28% का मान है 35, संख्या क्या है ये जानना चाहता है, बताइए। किसी संख्या के 28%, सबसे पहले 28% की फ्रैक्शन बताइए क्या होगी। आप कहेंगे सर 28 को 100 से भाग दे देंगे और इसे 4 से काट देंगे, 4 से काटेंगे कितना कटा 7 बार और ये कटा 25 बार, तो 7 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर दी गई है, इस 25 का 28% कितना है 7, और 7 का मतलब कितना है 35 के बराबर है। 1 यूनिट किसके बराबर हो गई 5 के। तो आपसे जानना चाहता है संख्या क्या है, तो संख्या क्या है 25। ये नीचे वाली वैल्यू होती है आपकी मूल मान, वास्तविक मान, या हम जिसे निकालना चाहते हैं वास्तविक मान मतलब मूल मान जो हमारी रियल वैल्यू है। तो 25 यूनिट की वैल्यू कितनी, 1 का मतलब 5, तो 25 का मतलब 25 पंजे 125। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 125। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 125। सभी का आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, सही है, आगे बढ़े चलिए। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा देते हैं और देखते किस तरह का सवाल आता है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर देना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7 को बताना ये क्या कहना चाहता है, जरा इसको देख के बताओ, इसको कैसे करेंगे ध्यान से देख के बताना। ये सरल है एकदम, खत्म से सवाल है, सारे हो जाने चाहिए एकदम से, आसान है एकदम से, सस्ते सवाल है। ये बताओ भाई इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देख के बताना। इसको देखिए, कर लेंगे, बताओ, करें कोशिश। चलिए तो फिर करते हैं और देखते क्वेश्चन का आंसर कितना होगा। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, ध्यान से, बिल्कुल पहले का सभी का आंसर आ गया। दीपाली ने कप का एक सेट 375 रुपए में खरीदा, लेकिन बाद में इसे पुराना स्टॉक समाप्त करने के लिए 345 में बेच दिया, तो हानि कितनी हुई इससे जानना चाहता है, नुकसान कितना हुआ। आप बताइए कोई चीज कितने की खरीदी है और कितने की आपने बेची है। आप कहेंगे सर मैंने 375 की खरीदी थी और मैंने उस वस्तु को 345 में बेच दिया। अब बताइए हानि आपके हिसाब से कितने की है, 30 रुपए की। हानि किसके ऊपर है, देखिए अगर हानि हो या कमी हो तो हमेशा ज्यादा वैल्यू से भाग देते हैं, और अगर वृद्धि हो तो हमेशा छोटी वैल्यू से भाग। तो बताइए कमी है तो ज्यादा से भाग देंगे 375, यानी कि क्रय मूल्य कितना है 375। तो हानि बताइए कितनी हो जाएगी, आप इसे 3 से काट सकते हैं, गुणा 100 कर लीजिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, तो ये हो गया 40/5, यानी कि 8% इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही, सभी का आ रहा है 8%, 8% बिल्कुल सही। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 8%, कोई दिक्कत। आगे चले, ये तो सस्ते सवाल एकदम खत्म से है, मिट्टी डाल दीजिए इनमें, तो आसानी है। 8% जितने बच्चे दे रहे हैं बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन देखना जरा, ये रेलगाड़ी वाला सवाल देखो, इस रेलगाड़ी वाले सवाल को देखना, आप ये कर सकते हैं क्या, इसको देख के बताओ आप कर सकते हैं क्या। ध्यान से देख के इसमें देखते हैं आप कितने सारे बच्चे सही करते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं भाई, चलिए ठीक है, चलिए दिखाई दे रहा है ना, ओके।
ये क्वेश्चन देखते हैं, देखते कौन करके दिखाता है। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए आप लोग, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। चलिए देखिए, अगर इस क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। एक रेलगाड़ी काजीपेट से प्रातः 5 बजे चलती है और दोपहर 3 बजे बेंगलोर पहुंच जाती है। ठीक है भाई, 5 बजे चली थी और 3 बजे पहुंच गई। ठीक है, देखिए कहां से चली है, काजीपेट से। काजीपेट के लिए के लिख लेते हैं भाई, काजीपेट, और बेंगलोर के लिए बी लिख लेते हैं। ऐसे कर लेते हैं, थोड़ा शॉर्ट करते हैं। और इन दोनों को यहां तक पहुंचना है, एक को यहां से यहां तक भी आना है ना। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हम बात करें, ये 5 बजे चली है, यानी कि सुबह के 5 बजे ये चली और यहाँ पे 3 बजे पहुंची। आप मुझे बताइए इसका कितना समय लगा इसे यहाँ से यहाँ तक आने में। आप कहेंगे सर 10 घंटे का समय लग गया। 10 घंटे, 5 से शाम के 3, तो कितना घंटे हुआ, 10 घंटे। एक अन्य रेलगाड़ी बेंगलोर से प्रातः 7 बजे चलती है और शाम 5 बजे काजीपेट पहुंचती है। एक यहां से चली थी 7 बजे और 7 बजे चलने के बाद में कब पहुंची भैया, 5 बजे। तो ये भी भाई साहब 5 बजे पहुंची है, तो इसके लिए कितना समय लगेगा, इसके लिए कितना, 7 और 5 12, और 12 5 में 5 जोड़ेंगे 10, यानी कि इसे भी 10 ही घंटे लगे हैं। दोनों ट्रेन को 10 घंटे लगे हुए हैं। अब देखते हैं आपस में कब मिलती है, तो मिलने का समय निकालना है। आप मुझे एक बात बताओ, इसको भी 10 लग रहा है, इसको भी 10, तो मैं ये कह सकता हूं, देखिए टाइम की अगर मैं बात करूं तो टाइम यहां पे पहली वाली को भी 10 है, दूसरी को भी 10, तो एलसीएम मान लेते हैं 10, मतलब डिस्टेंस हम 10 मान ले, तो स्पीड क्या आ जाएगी, आप कहेंगे इसकी स्पीड 1 आ जाएगी और इसकी भी स्पीड 1 आ जाएगी। अब आपको पता है कि ये सुबह 5 बजे चली थी और ये वाली चली है 7 बजे, है ना। ये 5 बजे चली है इधर को और ये चली है 7 बजे इधर से, तो ये आपकी 2 घंटे बाद चली। कौन से वाली चली 2 घंटे बाद, दूसरे वाली ट्रेन आपकी 2 घंटे बाद। तो जब तक पहले वाली तो चलती रही होगी, 5 से लेकर 7 बजे तक ये चली होगी, तो कितनी दूरी चली होगी, 1 गुना 2, तो 2 भाग डिस्टेंस चल चुकी होगी। और टोटल कितनी है 10, तो 10 में से 2 गया, कितना बचेगा 8, यानी कि ये 8 डिस्टेंस जो आपको चलनी है, 8 भाग दूरी। अब ये दोनों ट्रेन शुरू हो गई, उधर से 7 बजे चलना शुरू हो गई और इधर से पहले से चल रही है। अब दोनों शुरू हो जाती है तो दोनों की चाल कितनी हो जाएगी, दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में, तो ऐड हो जाएगी 2। तो बताइए कितना समय लगेगा मिलने में। आप कहेंगे सर 4 घंटे लेंगी, 4 घंटे, और 4 घंटे किसके बाद में, 7 बजे के बाद में। 7 बजे के बाद में 4 घंटा कितना होता है, 7 बजे के बाद में 4 घंटे और लगा दीजिए, 4 घंटे, तो क्वेश्चन का आंसर आएगा 11 बजे। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, सुबह के 11 बजे। बिल्कुल सही, सभी का आंसर भी आ रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर प्रॉपर तरीके से देख लीजिए, 11 बजे सुबह मिलेगी, 11 बजे। आगे चले, बताइए कोई दिक्कत है, मैं दोबारा भी बता देता हूं आपको। सुबह 5 बजे की रेलगाड़ी चली जो 3 बजे पहुंची, यानी कि उसको लगे 10 घंटे। दूसरी रेलगाड़ी 7 बजे चली और 5 बजे पहुंची, उसे भी 10 घंटे लगे। तो हमें बीच की डिस्टेंस पता नहीं है, तो हम अपनी तरफ से इन 10 का एलसीएम मान लेते हैं। समय का एलसीएम ये हुआ, तो 10 से भाग देंगे 10 को 1 और 10 से इसको भाग देंगे 1, क्योंकि आपको पता है चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो हमने चाल निकाल ली 1। अब आपको पता है पहले वाली ट्रेन 2 घंटे तक चलती है, तो 2 घंटे तक चलेगी, क्योंकि 7 बजे तक तो चलेगी ना, ये अभी तक चली नहीं है, तो 2 घंटे तक पहले चलेगी। तो 2 घंटे में कितनी दूरी चली, 2। अब टोटल डिस्टेंस कितनी है, 10, 10 में से 2 गया, 8 भाग दूरी बची है। अब ये दोनों चलना शुरू करती है, दोनों की चाल ऐड हो जाएगी, और 8 को 2 से भाग देंगे, 4 घंटे का समय और लगेगा। और 4 घंटे का समय कब से, 7 बजे के बाद से, तो 11 बजे सुबह मिल जाएगी। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 पे देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहना चाहता है। ये बताओ जरा, इसको कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 को जरा देख के बताओ, ये क्या कहना चाहता है, इसको आप कैसे करेंगे, ध्यान से देख के बताना। चलिए देखते हैं इसको आंसर सही से कौन करके दिखाता है। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, ये आपसे क्या कहना चाहता है, आप इसे कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन को ध्यान से देख के बताओ। चलिए बताना इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए P एक काम को Q की अपेक्षा 4 गुना तेजी से करता है। काम को समाप्त करने में Q
P की अपेक्षा 27 दिन लेता है ज्यादा। कौन लेता है? समाप्त करने में Q P की अपेक्षा, यानी कि Q की क्षमता जो है कम होगी। आपको पता है यहाँ P अगर Q की बात करें, अगर हम P और Q की बात करें तो P एक काम को Q की अपेक्षा 4 गुना तेजी से करता है। तो अगर मैं क्षमता की बात करूं और यहाँ पे फिर समय की बात करूं तो आप कहेंगे सर P की क्षमता Q से 4 गुना ज्यादा है, तो समय लगेगा 1:4। ठीक है मेरे भाई, अब ध्यान से देखिए, आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या कहता है? काम को समाप्त करने में Q P की अपेक्षा 27 दिन अधिक लेता है। देखिए हमारे हिसाब से Q कितना दिन ले रहा है ज्यादा? 3, और 3 यूनिट किसको बताती है? 27 दिन को बताती है। 1 यूनिट किसको बताएगी? यानी कि हमें पता चल गया P को कितना समय लगता होगा? 9 दिन का समय लगता होगा। अगर हम P की बात करें तो काम को समाप्त करने में 9 दिन का समय लगता है। कितना लगता है? 9 दिन का समय। तो बताइए आपकी टोटल, अगर मैं काम की बात करूं, टोटल वर्क कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर P की क्षमता थी 4 और 9 दिन लग गए, तो 4 गुना 9 क्या हो गया? टोटल वर्क। अगर मैं आपसे पूछूं कि टाइम, जो आपसे पूछा गया है कि तो काम कितने दिन में समाप्त होगा यदि वे दोनों एक साथ काम करते हैं, अगर वे दोनों एक साथ काम करते हैं तो कितना समय लगेगा? तो देखिए टोटल वर्क कितना है? 36, और दोनों की क्षमता क्या हो जाएगी? 4 में 1 जोड़िए 5। तो इस क्वेश्चन का आंसर 5 सते 35, 5 दूनी 10, 7.2, 7.2। आई थिंक ये इस क्वेश्चन का आंसर है। आप ऐसे देख सकते हैं, ठीक है, ऐसे देख सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी वाला। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 7.2। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल देखते हैं और किस तरह का सवाल आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ध्यान से देख के बताना क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या कहना चाहता है। इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ध्यान से देख के बताना। चलिए, कैसे करेंगे, ध्यान से देख के बताओ इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। एक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका विकर्ण 12 सेंटीमीटर का आधा है। आपको पता है एक वर्ग है, अगर मैं वर्ग की बात करता हूं, एक वर्ग की बात, तो वर्ग का विकर्ण क्या दिया गया है? अगर मैं वर्ग के विकर्ण की बात करूं तो 12 सेंटीमीटर का आधा, यानी कि कितना हुआ? 6 सेंटीमीटर। और किसी भी वर्ग के लिए विकर्ण क्या होता है आपको मैं बताऊं तो ये वाला भाग विकर्ण होता है। ये A B C D ये एक वर्ग है, तो वर्ग में ये भाग क्या होता है? इसका विकर्ण होता है। और आपको पता होना चाहिए कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है विकर्ण के टर्म में, तो विकर्ण का आधा होता है ये। तो 6 का स्क्वायर करेंगे और आधा कर देंगे तो आंसर कितना हुआ? 18 वर्ग सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का आंसर है। कभी कोई भुजा निकालने लगे, साइड निकालने लगे, जरूरत नहीं है आपको करने की। आपको क्षेत्रफल पता होना चाहिए। आपका जो क्षेत्रफल होता है मेरे भाई, क्षेत्रफल, अगर मैं बात करता हूं क्षेत्रफल की तो आप याद रखिएगा आपका क्षेत्रफल वर्ग का विकर्ण के टर्म में होता है, विकर्ण के वर्ग का आधा। वर्ग का विकर्ण क्या होगा? आपका 6 है, और 6 के वर्ग करेंगे तो 36 का आधा 18। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहना चाहता है, ये देखना जरा, ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। इस सवाल का आंसर बताना। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर बताना। ध्यान से देख के बताओ, बताइए क्वेश्चन नंबर 11 को कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन को ध्यान से देख के बताओ। चलिए देखिए, एक समबाहुभुज के प्रत्येक बहिष्कोण का मान है 9 डिग्री। इस समबाहुभुज की कितनी भुजाएं है? कैसे करें? एक समबाहुभुज के प्रत्येक बहिष्कोण का मान कितना है? 9 डिग्री। इस समबाहुभुज की कितनी भुजाएं है? सबसे पहले आपको बता देता हूं, किसी भी बहिष्कोण के लिए अगर हम किसी भी समबाहुभुज के बहिष्कोण की बात करें तो उसका मान क्या होता है? वो होता है 360 डिग्री बटे n। अगर मैं एक्सटीरियर एंगल की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं? एक्सटीरियर एंगल की मैं बात करता हूं तो वो कितना होता है? 360 डिग्री बटे n। और आपको इसकी वैल्यू कितनी दी गई है? 9 डिग्री। तो 9 से इसको काटे कितनी बार? 40 बार। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? n बराबर आ गया 40।
ठीक है, इधर गुना हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 40। इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा मेरे भाई 40 डिग्री, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। कोई दिक्कत है? आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सस्ते सवाल है, एकदम खत्म से है, मिट्टी डालते रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ये बताओ जरा, ट्रिग्नोमेट्री का एक सवाल, इसको कैसे करेंगे, इसको देखते हैं, इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देख के बताना। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन को ध्यान से देख के बताना। चलिए देखिए, कोटेक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे। अगर मैं कोटेक्स की बात करता हूं बाबू, कोटेक्स क्या होता है, सबसे पहले आप ट्रायंगल में समझेंगे कि कोटेक्स होता क्या है। अगर ये एंगल एक्स है और मैं इसे ए बी और सी कहता हूं, तो बाबू ध्यान से सुनना, कोटेक्स होता है tan x का उल्टा। tan x क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि लंब बटे आधार। तो ये क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। तो कोटेक्स की वैल्यू आपको दी गई है 5/12। तो सुनिए, पहली बात तो आधार बटे लंब, कोटेक्स क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, यानी कि बेस बटे परपेंडिकुलर। तो बेस कितना हुआ 5 और परपेंडिकुलर कितना हुआ, ये आपका बेस है और ये आपका परपेंडिकुलर है। तो बेस हुआ 5 और परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 12। और आपको पता है 5 12 एक ट्रिपलेट बनाती है 13 के साथ में, तो यहां पे एक साइड निकल जाएगी आपकी 13, और ये 13 कैसे आएगा, 5 का वर्ग जमा 12 का वर्ग का वर्गमूल करेंगे, किसका आएगा, 13 के वर्ग के बराबर। तो 13 होता है आपका 13 सेंटीमीटर, आपकी ट्रिपलेट बनती है 5 12 13, यानी कि कर्ण हमेशा 13 होगा और ये लंब और आधार इनमें से कोई सा भी 5 12 हो सकता है। चलिए, अब मेरी वैल्यू पूछी जा रही है sec x प्लस कोसेक x। अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं sec x और कोसेक x की वैल्यू निकालूं, तो ये किसके बराबर होगा। तो ये sec x क्या होता है, sec होता है कोस का उल्टा, यानी कि कोस क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो मैं इसे कह सकता हूं ये है आपका बेस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है भाई, ये आपका बेस हो गया, ये आपकी हाइपोटेनियस हो गई और ये आपका परपेंडिकुलर हो गया। और ये क्या होता है कोसेक एक्स, कोसेक एक्स होता है साइन का उल्टा। साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहां पे रख दीजिए, बी की वैल्यू कितनी है 5, एच की वैल्यू कितनी है 13, एच की वैल्यू कितनी है 13 और परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 12। देख लीजिए, कहीं दिक्कत तो नहीं है, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। सेक, सेक होता है कोस आधार बटे कर्ण, यानी कि कर्ण बटे आधार। तो ये 13/5 होगा ना, कोस तो कर्ण बटे आधार होता है, यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ये उल्टा लिखा गया, माफ करिएगा, ये उल्टा लिखा गया। ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और अगर मैं कोस की बात करूं, अगर मैं सेक की बात करूं, तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस, यानी कि h अपॉन बी। यहां पे जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, h अपॉन बी आएगा। मैंने गलती से उल्टा लिख दिया, मैंने कोस के बारे में बता रहा था, तो कोस की ही वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दी। तो इसे बस आप उल्टा कर दीजिए, ये हो जाएगा 13/5। ठीक है बच्चा, तो 13/5 एलसीएम लेके बताओ कितना हुआ, 5 और 12 का एलसीएम 60, 12 की गुना 13 से करेंगे 156 और 13 की गुना 5 से करेंगे तो 65, 65। तो कितना हो जाएगा, 6 5 11 1 15 6 21 और 1 22 और बटे 60। अब देख लीजिए किसी से कटता है कि नहीं, तो यही आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये रहा, इस क्वेश्चन का आंसर दिया है 221/60। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 221/60, बिल्कुल सही। तो देख लीजिए, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस आपको पता होना चाहिए कि सेक क्या होता है, कोसेक क्या होता है। सेक कोस का उल्टा होता है और कोसेक साइन का उल्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 लगा देता हूं। आप मुझे क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर देख के बताओ कि क्वेश्चन नंबर 13 आपसे क्या कहना चाहता है। जरा इस क्वेश्चन को देख के बताओ, ये क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाहता है, इसको ध्यान से देख के बताओ। इसका आंसर बताना, ये क्या कहना चाहता है, ध्यान से देख के बताना। सही है, कितना स्कोर हुआ अभी तक का, एक बार स्कोर बताना, अभी तक का क्या स्कोर चल रहा है इसको बताना। और जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर देखिए, ये क्या कहना चाहता है। आप कह रहे सर 162 रुपए की धनराशि को 2 3 6 7 के
अनुपात में बांटिए, ठीक है, और संगत अनुपात में धनराशि क्या होगी ये जानना चाहता है। देखिए अगर इस क्वेश्चन को ऑप्शन से करना चाहो तो सीधे ऑप्शन में देखिए कि ऐसा कौन सा क्वेश्चन का ऑप्शन है जो 2 3 6 7 में कटता है, ठीक है। तो 7 से पहले ऑप्शन को भाग करिए 7 से, तो 7 से ये कटता है, ये कटता है, ये तो नहीं कटता, 7 से छोड़िए। अगर मैं 3 से बात करूं तो 3 से केवल ये वाला कटता है, 3 से ये वाला नहीं कटेगा। मैं इस 3 से चेक कर रहा हूं तो मुझे लगता है क्वेश्चन का आंसर ये हुआ, ये भी नहीं होगा। आई बात समझ में? मैंने 7 से ऑप्शन को काटा ये 9 बार और 3 से देखा तो यही कट रहा है, ये ऊपर वाला ये नहीं कट रहा है। दूसरा तरीका क्या है, आप 2 3 6 और 7 इन सभी में टोटल अगर मैं बांटू कितना होगा, 7 3 10 और 6 16 और 2 18 और 18 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है, 162 के बराबर। 1 यूनिट किसके बराबर, 9 के बराबर। अगर मैं कहूं ये बताओ तो 18, अगर मैं कहूं ये बताओ तो 27, ये होगा 54 54 और ये होगा 63 63, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर 18 27 54 63। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 आपसे क्या कहना चाहता है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 14 को बताओ ये कैसे करेंगे, ध्यान से देख के बताना इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 14 को बताना, क्वेश्चन नंबर 14 कैसे करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर कितना आता है। अगर इस क्वेश्चन को करने की बात करें तो इस सवाल को आप कैसे करेंगे, ध्यान से देख के बताना। इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, ध्यान से देख के बताओ। आयुष ने 5% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3000 रुपये उधार लिया। यदि ब्याज प्रति वर्ष संयोजित हो तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, बताइए। देखिए आपको पता है यहाँ पे आपने 5% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3000 रुपये उधार लिए हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं 5% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/20 और ये 2 साल के लिए लिया तो 20 रुपए पर आपको 1 रुपए का ब्याज मिलेगा। तो बताइए 20 पे 1 का ब्याज तो क्या हो गया, 21 हो गया। फिर 20 रुपए पे 1 का ब्याज तो कितना हो गया, 21 हो गया। ये आपका मूलधन है, ये आपका मिश्र धन है, तो ये कितना हुआ 400 रुपए, ये कितना हुआ 441 रुपए। अगर 441 और 400 का अंतर करूंगा तो हमारा क्या आएगा, चक्रवृद्धि ब्याज, क्योंकि मिश्र धन और मूलधन का अंतर हमारा क्या हो जाता है, मिश्र धन और मूलधन का अंतर ही हमारा क्या हो जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज। 41 यूनिट की वैल्यू आपको निकालनी है और 400 यूनिट की वैल्यू आपको दी गई है 3000, तो ये कितना गुना हो जाएगा, 7.5 गुना। इसका 7.5 गुना निकाल दीजिए, यानी कि अब इसे ऐसे करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, मैं इकाई अंक से देखूं तब भी बात नहीं बन रही है। 7.5 को मैं 15/2 लिख सकता हूं, तो मैं एक काम कर लेता हूं, पहले 15 से गुना करता हूं। 15 कम 15 1, 15 चौके 60 और 1 61, और 615 का आधा कितना होता है, मुझे लगता है 307.5। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि 615 का आधा होता है 307.5। एक तरीका तो इस क्वेश्चन को करने का ये है, बाकी मैं इसे रामबाण से करता हूं, वो तरीका जो मैंने आपको नीचे दिया हुआ है उसी से करना, क्योंकि इससे थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट हो जाती है कैलकुलेशन कई बार। बाकी देख लीजिए इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, 307.5। मैं आपको बताता हूं कि वो तरीका क्या है जिससे आप इसे करते तो आप कभी भी कैलकुलेशन में नहीं फंसेंगे। ये देखिए सबसे पहले इसका 5% निकालेंगे 150, अगले वर्ष भी 150, तो 150 कितना हुआ, 300 रुपए ब्याज, और 150 का 5% फिर लेगा, क्योंकि ब्याज पे ब्याज लगता है, तो ऊपर कितना ब्याज है 150, तो इसका 5% कितना होता है 7.5, तो 300 में 7.5 जोड़ देना, 307.5। ये तरीका सबसे बेस्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और आज की क्लास का ये क्वेश्चन आपके लिए आखिरी रहेगा, क्वेश्चन नंबर 15। आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बता दो कि ये क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाहता है। हाइट एंड डिस्टेंस का भी सवाल मैंने आपके लिए लिया है, इस क्वेश्चन का आंसर बताना ये क्या कहना चाहता है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, ध्यान से देख के बताओ ये क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाहता है, इसका आंसर कितना होगा। तो देखिए किसी 5 मीटर ऊंचे प्लेटफॉर्म के ऊपर से किसी टावर के साथ उन्नयन कोण 30 डिग्री का था। आप ऐसे समझिए कि 5 डिग्री ऊंचा एक टावर है, 5 मीटर ऊंचा, 5 मीटर ऊंचा एक टावर है, जिससे प्लेटफॉर्म के ऊपर से, इस 5 मीटर ऊंचे प्लेटफॉर्म
के ऊपर से किसी टावर की अगर मैं बात करूं, मान लेते हैं एक टावर है, इसका उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री का है, ठीक है। यदि टावर 45 मीटर ऊंचा है, अगर मैं इस टावर की बात करूं तो ये 45 मीटर ऊंचा है आपका टावर, तो टावर से प्लेटफॉर्म की दूरी कितनी है, यानी कि आपको ये डिस्टेंस जानना चाहता है कि आप बताइए ये डिस्टेंस आपकी कितनी होगी, ये वाली दूरी। अब मुझे बताइए tan 30 की वैल्यू क्या होती है। अगर मैं इसे पॉइंट ए, इसे बी, इसे सी, इसे डी, इसे ई मान लेता हूं, तो tan 30 क्या होता है, tan 30 होता है लंब बटे आधार, यानी कि tan 30 की वैल्यू कितनी होती है मेरे भाई, tan 30 होता है 1/√3। ये हो गया लंब और ये हो गया आधार। एक यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी, आप कहेंगे सर एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी किसके बराबर बच्चा, ये टोटल 45 है, जिसमें से इतना भाग क्या है 5, तो 45 में से 5 घटा दीजिए, यानी कि कितनी हो गई, एक यूनिट की वैल्यू 40 हो गई, 40 मीटर, है ना। इतना ही तो भाग है ना, एक यूनिट किसके बराबर हो गई, 40 मीटर के। आपसे जानना चाहता है दूरी, और दूरी कितनी है, √3। बाबू ये नीचे वाला भाग कितना है, ये √3 है, तो 40√3 इस क्वेश्चन का आंसर है। एक का मतलब 40, तो 40 की गुना √3 से कर दीजिए, क्वेश्चन का आंसर हुआ 40√3 मीटर। 40√3 मीटर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। तो बताइए क्या सभी को क्लियर है इस क्वेश्चन का आंसर, सभी का आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए कोई है नहीं, तो सेशन को मैं यहीं तक रखता हूं। आज का स्कोर बता देना, आज का आपका स्कोर कितना रहा। इस क्वेश्चन के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं और नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। आप मुझे आज के सेशन के बारे में बताना, आज का स्कोर कितना रहा। बहुत ही सरल से खत्म से सवाल थे, आपने मिट्टी डाल दी होगी। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले सेशन में इसी उत्साह उमंग के साथ में। आप अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए, सभी का आप ध्यान रखिए। चलिए तो बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर, कर विजय एग्जामपुर।